हाँ जी क्लास, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका वर्ड हिस्ट्री का रहेगा। आज से हमारा वर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड हिस्ट्री में आज जो हम पहले एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन को समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जब आप रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ोगे, जो आपका अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, तो आपको रेवोल्यूशंस में बेसिकली देखना क्या होता है। देखिए, आपके अगर रेवोल्यूशंस पढ़ते हैं तो मेनली आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ोगे आप, ठीक है। देन फिर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन फिर आपका रशियन रेवोल्यूशन। ये हमारे 3 टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू दी पंजाब पीसीएस सिलेबस, ठीक है। तो हमने जब रेवोल्यूशंस पढ़नी है तो आपको रेवोल्यूशन के कॉजेस, देन फिर रेवोल्यूशन अगर हुई तो जो आपके रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो आपका क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे अथॉरिटी के साथ। जो उस टाइम का अथॉरिटी होगा, चाहे मोनार्क है, कोई भी है, तो कुछ ना कुछ इवेंट्स उसमें रही होंगी, कोई बैटल्स रही होंगी, कुछ ट्रीटीज अगर हुई हैं तो उनके बारे में इवेंट्स। देन फिर आपका आउटकम कि उस रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, क्या मोनार्की खत्म होगी, फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, कुछ आइडल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई या नहीं हुई। तो क्या करना है हमने हर एक रेवोल्यूशन में, जो आपका ओवरऑल आइडिया रहेगा वो आपका कॉजेस, इवेंट्स एंड आपका आउटकम्स रहेगा। तो ऐसे ही हम आपका क्या करेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का आपको क्या पता होना चाहिए, कॉजेस, देन उसमें क्या क्या इवेंट्स हुई। अगर रेवोल्यूशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे जिन्होंने कुछ रोल प्ले किया तो उनका रोल, ठीक है, वो आपका इवेंट्स में भी आएगा। जब आप इवेंट्स पढ़ोगे तो किसने क्या रोल प्ले किया, देन फिर आपका आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आंसर राइटिंग कैसी होंगे, वो आपका एक डिफरेंट पार्ट रहेगा। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेक्चर्स के बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए दे दी जाती है, ठीक है। तो वो आप आंसर्स राइट कर सकते हो, ठीक है, वो आपका अलग उसमें आंसर राइटिंग सीरीज में देखेंगे। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन अगर हम बात करें, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या है, एक ऐसा मोमेंट है जो आपकी डिफाइनिंग मोमेंट रहेगी। क्योंकि इसी टाइम से आप मान के चलोगे कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसको हम अमेरिका बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, इसी रेवोल्यूशन के बाद इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। और फिर क्या बना, ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो बनी। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो आपका 1765 के अराउंड से आपका ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जब आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, आपकी एक पाइवटल मूवमेंट है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेकिंग बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट नेशन। इसी रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका के ऊपर जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, मोनार्की का रूल था, वो खत्म हुआ। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स बनी जिसमें ह्यूमन्स को राइट्स दिए गए। तो इसी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक जर्नी अलग से स्टार्ट की और क्या बना, ये वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बना। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड सॉ द अमेरिकन कॉलोनीज ब्रेक फ्री। अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी जिन्होंने ये क्या किया, रिवॉल्ट या रेवोल्यूशन की है अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी ब्रिटिश पावर से। फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है, इसको रूल अब कौन करेगा, पीपल्स ही रूल करेंगे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। कि एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रूल करेंगे। कोई बाहर का पावर, ठीक है, आउटसाइड पावर इनके ऊपर रूल नहीं कर सकती। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का ओवरव्यू क्लियर है। आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है आपकी कब स्टार्ट हुई है, 1765। अगर हम रेवोल्यूशन के कॉजेज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन के लिए कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका बैकग्राउंड में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो आपके पीपल्स को क्या करते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, ठीक है, हर सोशली
ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि पीपल्स के वो क्या हो जाती हैं, टॉलरेंस से बाहर हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, जो आपकी मोनार्की या अथॉरिटी होती है जो उनको क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है, फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी आपका कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जिसके बाद अमेरिकन 13 कॉलोनीज ने आपका रिवोल्ट किया, रिजेक्ट किया ब्रिटिश मोनार्की को, उनकी अथॉरिटी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका मेन, आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखोगे तो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। होता क्या था कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया, रेवेन्यू रेज करने के लिए, देखो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में अपना उसने कॉलोनीज बनाई हुई हैं। कॉलोनीज बनाने का रीज़न ये था कि वहाँ से उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, लेबर चाहिए थी, और आपको अपने ब्रिटेन में बनने वाली फिनिश्ड गुड्स के लिए मार्केट चाहिए थी। तो इस तरह का सिस्टम चलाने के लिए मर्केंटाइल पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई हुई थी, उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे, उनको फाइनेंसिस की जरूरत तो है, वो टैक्सेस की जरूरत तो उनको है, तो क्या करते थे अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो उनके ब्रिटेन के अंदर पीपल्स हैं उनके सिटीजन्स के ऊपर टैक्सेशन लगाने की बजाय वो क्या करते थे, कॉलोनीज में जो पीपल रहते हैं उनसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करते थे, टैक्स लगाते थे, लेकिन उनको क्या करते थे, अपनी पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करने देते थे, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। लेजिस्लेचर में बात करें, एग्जीक्यूटिव में बात करें, जुडिशरी में बात करें, तो यही वर्ड है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जिस कॉलोनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, सो दैट कि वो अपना जो आपका एक्सपेंडिचर है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उन कॉलोनीज को गवर्न करने के लिए या जो उनकी अपनी नीड्स हैं ब्रिटेन की उनको फुलफिल करने के लिए, तो टैक्स लगा के रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करेंगे, लेकिन उनको क्या करेंगे, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। तो ऐसा उन्होंने अमेरिका में भी किया है। कॉलोनीज वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पाइट हैविंग नो से इन द ब्रिटिश पॉलिसीज। तो अमेरिका में भी जो ये टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी रही, इससे पीपल्स क्या थे, परेशान थे, अमेरिकन। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ब्रिटिश कंट्रोल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देन फिर उनकी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया। हमारे जो अब पहले ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स होते थे या फिर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग का सिस्टम होता था, गिल्ड सिस्टम होता था, उनको ख़त्म किया और अपना सिस्टम लेके आए, जिससे हमारे जो लोकल आर्टिसंस थे उनकी जो लिवलीहुड थी, एग्जिस्टेंस थी, वो खतरे में आई। ऐसे ही अमेरिका में भी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटन किया इट्स ग्रिप ऑन द कॉलोनीज, जो आपके अमेरिका की 13 कॉलोनीज की बात चल रही है उनके ऊपर अपना कंट्रोल किया, लिमिटिंग सेल्फ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। वहाँ के पीपल्स के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाई कि वो लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ट्रेड नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज को बैन किया गया कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं या कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे नहीं बना सकते आप, लाइक आयरन वर्क्स की इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे नहीं ओपन कर सकते, ठीक है, लाइक आयरन वर्क्स की कोई इंडस्ट्रीज हैं आप नहीं ओपन कर सकते, टेक्सटाइल के एरिया में कोई इंडस्ट्री आप वहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं कि आप अगर वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं लाइक शुगर है, टी है, तो वो आप सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करोगे और अदर कंट्रीज़ को आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस लिमिटिंग ही थी, वो अपने लिए तो कुछ पॉलिसीज़ अमेरिकन बना ही नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी है, तो जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश की बनेंगी वही लगेंगी। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक को पढ़ोगे आपको इस तरह से ही आपका आंसर राइटिंग करना होता है। तो जब भी आपको टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई बल्कि नोट्स बना के रखने। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पढ़ना ठीक है, फिर भी आसान है, लेकिन लिखना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। अगर आप कुछ बल्कि नोट्स बना के, ठीक है, उसको क्या करोगे, साइड में रख लोगे, फिर आप क्या करोगे, एग्जाम से पहले रिवाइज करने की कोशिश करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जब हम आपको समझा रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपको पिक्चर्स क्लियर होती चली जा रही हैं। फिर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, तो आप क्या करोगे, चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट तरीके में लिखोगे अपने नोट्स के फॉर्म में, सो दैट कि एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवाइज कर सको। तो आप देख रहे हो कि कॉजेज क्या क्या रहे, अमेरिकन को प्रॉब्लम्स क्या आई, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या रही, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया। इंक्रीजिंग ब्रिटिश कंट्रोल में मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि कुछ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बैन कर दी कि वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं बन सकती,
रीज़न ये है कि अगर वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनेंगी तो फिर वहाँ के प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, तो आपकी जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं उनकी डिमांड, उनके वहाँ की ट्रेडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए मना कर दिया कि आप सिर्फ ब्रिटेन में भेजोगे, क्योंकि ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल्स किसी और कंट्रीज़ में आप मत भेजो, सिर्फ ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को ही भेजना है आपने, लाइक कॉटन, शुगर की बात की गई है। उसके बाद आता है आपके इवेंट्स के अंदर आता है, ये कॉज भी हो सकता है, ये आपका इवेंट भी एक तरह से। इवेंट्स हाइटेंड द टेंशन एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड द ब्रिटिश रूल। हुआ क्या था, बोस्टन आपका क्या एक पोर्ट है, बोस्टन क्या है आपका पोर्ट है, यहां पे क्लैश हुआ है जो आपके सिविलियंस थे अमेरिकन और आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी के पर्सन्स थे उनके बीच में। प्रॉब्लम्स क्या थी आपको पहले ही पता है कि इकोनॉमिक्स को कंट्रोल किया जा रहा है, उनके ट्रेडिंग्स, उनके प्रोडक्ट्स को कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसी चीज़ को लेके क्लैश हुए हैं। तो बॉस्टन मैसेकर में आपके कुछ सिविलियंस वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी जब ये क्लैश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, क्लैशेज हुए हैं। तो उनकी डेथ की वजह से पीपल्स के अंदर गुस्सा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बोस्टन टी पार्टी, पहले आप यहाँ पे देख ही लीजिए, एक बार पढ़ ही लेते हैं, बोस्टन मैसेकर, बोस्टन टी पार्टी। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, बोस्टन पोर्ट के ऊपर जो आपकी टी होती थी, जो आपका ब्रिटिश शिप वहाँ पे इंग्लैंड में लेके जाते थे, तो उस पूरी की पूरी टी को क्या कर दिया उन्होंने, आपका समंदर में गिरा दिया। ठीक है, तो यानी कि वो स्पॉइल होगी। बोस्टन आपका पोर्ट है, टी को उन्होंने स्पॉइल किया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन मैसेकर, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स की डेथ हुई तो इसको बोला जाता है। ठीक है, तो पहले इसी इवेंट, इसी कॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। बोस्टन मैसेकर इन 1770। आपको मैंने बताया कि जब आप अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करोगे तो 65 याद रहना चाहिए, यहाँ से ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। सीरीज ऑफ कॉजेज, सीरीज ऑफ एक्टिविटी, सीरीज ऑफ इवेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही हैं। बोस्टन मैसेकर 1770 वाज अ पिवटल इवेंट दैट इनफ्लेम्ड टेंशंस बिटवीन अमेरिकन कॉलोनीज एंड द ब्रिटिश। हुआ क्या था, कॉलोनिस्ट एंड ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में झगड़ा हुआ, वहाँ पे 5 सिविलियंस की डेथ हुई, जिससे क्या हुआ, अमेरिकन के अंदर गुस्सा आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से अपने आप को इंडिपेंडेंस करवाने की सोची। 1773 में बोस्टन टी पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉलोनिस्ट बॉर्डर्ड ब्रिटिश शिप्स, ठीक है, एंड डंप्ड द हंड्रेड्स ऑफ द चेस्ट्स ऑफ द टी इनटू द हार्बर। बोस्टन हार्बर के अंदर इनका जो आपकी टी थी, टी से भरे हुए बैग इन्होंने क्या किए, स्पॉइल किए। प्रोटेस्टिंग द टी एक्ट एंड ब्रिटेन्स टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी। किस चीज को अगेंस्ट कर रहे हैं ये, कि आपने हमारे ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो, हमें पॉलिसीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। फिर आप ये बोल लो कि हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली टी जो है वो आपकी सिर्फ ब्रिटेन में ही जाएगी। ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। दीज इवेंट्स गैल्वेनाइज द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ब्राउट द कॉलोनीज क्लोजर टू द ओपन रिबेलियन। अब आपका इतनी सारी एक्टिविटीज की अगर बात करते हैं, धीरे धीरे आपके बहुत सारे कॉजेज क्या करते हैं, फिर आपका क्या करते हैं, एक रिबेलियन, ओपन रिबेलियन हो जाती है, आर्म्ड रिबेलियन बोल सकते हो। खुल के लोग सड़कों के ऊपर आते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और फिर आपका क्या होता है, ये एक रिबेलियन बन जाती है। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है ब्रिटिश और ब्रिटेन की क्या आपकी मर्केंटाइल पॉलिसी है। अगर आप मर्केंटलिस्ट पॉलिसी की बात करो तो ब्रिटिशर्स ने इस टाइप की पॉलिसी आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज हैं वहां पे इनकी मर्केंटलिस्ट पॉलिसी रही है। होता क्या है कि इस पॉलिसीज के अंदर जो आपकी कॉलोनीज होती हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपका कुछ एरियाज के अंदर कि लाइक आप सिर्फ इसी चीज़ का ट्रेड कर सकते हो, ये चीज़ें आप सिर्फ ब्रिटेन में ही आप भेज सकते हो। ठीक है, या फिर आप कुछ इंडस्ट्रीज को ओपन नहीं कर सकते। तो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी में क्या है कि वो अपना सिर्फ क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए, ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे, उनकी पॉलिसीज, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी तरीके से काम करेगी। इस टाइप की पॉलिसी जो है आपकी ब्रिटेन की मर्केंटलिस्ट पॉलिसी आपकी रिस्पॉन्सिबल है। एक चीज़ और आप बोलोगे कि काफ़ी सारे रीजन जो हैं सेम ही होते हैं सभी में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपका वर्ड है। अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग की बात करोगे, जितने पॉइंट्स बनाओगे अलग अलग आपका जो रहेगा, वहाँ पे पॉइंट मेकिंग की बात रहती है। ठीक है, पॉइंट मेकिंग में जो आपकी
सेपरेट वर्ड आप यूज करते हो किसी पॉइंट के लिए उतना आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, टू द पॉइंट एक स्पेसिफिक वर्ड आपको उस चीज के लिए यूज करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेंगे, मेंस में मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है आपका नेविगेशन लॉ 1651। नेविगेशन लॉ 1651, इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि जो आपके अमेरिकन शिप्स होंगे, अगर अमेरिकन शिप्स कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, चाहे वो ट्रेड शिप्स हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश पोर्ट को ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पोर्ट है वहां पे पहले उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका नेविगेशन लॉ 1651। ये भी अमेरिकन को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कंपल्सरी किया गया अमेरिकन शिप्स को कहाँ पे, ब्रिटिश पोर्ट के ऊपर, कहाँ, कब, जब आप किसी और जगह पे ट्रैवल करने की या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो उससे पहले। तो नेविगेशन लॉ 1651 ये भी आपका क्या है, कॉज रहा। उसके बाद है आपका रोल ऑफ 7 ईयर्स वॉर। जो ब्रिटिश थे आपको भी पता है उनका एक वॉर चल रहा है, किसके साथ, जो आपकी अदर यूरोपियन पावर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो ब्रिटिशर्स फ्रेंच के साथ एक लंबा समय जो आपका दिखा है यहाँ पे 7 ईयर्स आपका एक वॉर में इन्वॉल्व रहे, तो जिसकी वजह से उनको काफी क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले। रेवेन्यू क्रंच ब्रिटिशर्स के पास था, उनको कॉलोनीज मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो उस वॉर में आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर टैक्सेस लगाने स्टार्ट किए, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, वहां से रेवेन्यू चाहिए था। ठीक है, तो जो आपका ये 7 ईयर वॉर्स रहा ब्रिटिशर्स का फ्रांस के साथ, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी खराब हुई, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिकन के ऊपर टैक्स लगा के उसको फुलफिल करना स्टार्ट किया। इसीलिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसी में आपका कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें तो वो है आपका टाउनशेंड एक्ट 1761। अभी रोल ऑफ 7 ईयर वॉर पर्टिकुलरली फ्रेंच के केस में बात करते हैं, यहाँ पे भी उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है ब्रिटेन का, तो उनको रेवेन्यू चाहिए, यहाँ पे भी उन्होंने टैक्सेस लगाई। टाउनशेंड एक्ट जो है आपका, उसमें भी अगर हम बात करें तो ये एक पर्सन के नेम के ऊपर बना एक्ट, जिन्होंने ये सपोज किया था कि ऐसा एक्ट बनाना चाहिए। इस एक्ट के अंदर है क्या, देखिए अभी अगर मान लो ब्रिटिशर्स 13 कॉलोनीज को गवर्न कर रहे हैं, जो आपकी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थी इस साइड आपका ईस्टर्न, 13 कॉलोनीज को अगर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, अपने अंडर रूल कर रहे हैं, तो उनको वहां पे क्या चाहिए था, एक पूरी की पूरी मशीनरी चाहिए। लाइक इंडिया में आपके वॉइस रॉयज आए, गवर्नर जनरल्स आए, जजेस आए, तो ऐसे ही आपका क्या है, कॉलोनीज को रूल करने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। ठीक है, उनको क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जजेस, ठीक है, गवर्नर्स बोल सकते हो, सो मैनी टाइप ऑफ पीपल्स जो आपकी एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के तौर पे काम करेंगे। तो उनका क्या है, कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा सैलरीज के तौर के ऊपर। ठीक है, तो इनके एक्सपेंसेस को निकालने के लिए उन्होंने क्या अगेन क्या किया, ब्रिटिशर्स के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इंपोज किए, जो आपका टाउनशेंड एक्ट में है। तो ओवरऑल बेसिकली चीज कॉजेज में यही रही कि उनसे से ज्यादा पैसा वहां से निकाला गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, अमेरिकन से, और आपका उनको राइट्स नहीं दिए गए, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, इकोनॉमिकल राइट्स नहीं है। ठीक है, ये अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, सेल्फ गवर्निंग का राइट्स नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलकर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली आपको टर्म्स एंड वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। ये थी आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉजेस। बॉस्टन मैसेकर एंड बॉस्टन टी पार्टी, आपको पता होना चाहिए क्या इवेंट थी, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। 1717 का ये क्या था, एक इवेंट था। उसके बाद अभी आपको पता है कि उन्होंने अथॉरिटी को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, ओपन रिबेलियन स्टार्ट हो चुकी है। बोस्टन टी पार्टी इवेंट आप देख चुके हो 73 में। ठीक है, तो पीपल्स क्या करने स्टार्ट हुए, अभी अमेरिकन गैदर होना स्टार्ट हुए हैं, और इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाना स्टार्ट किया, या एक सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, जिससे वो क्या करेंगे,
अपने लॉज अपने रूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, अपना एक लीडर बनाना चाह रहे हैं सो दैट कि हम क्या कर सके, अपने आप को रूल कर सकें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सकें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ हमने याद रखनी है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन ने क्या किया, एक आपकी कांग्रेस बनाई, कमेटी बोल सकते हो, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, एंड अपना क्या किया, डिक्लेरेशन कर दिया अपने इंडिपेंडेंस का। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्या है, 1774, जस्ट आप बोल सकते हो बोस्टन टी पार्टी के बाद का ईयर है जी 74। डेलीगेट्स फ्रॉम 12 ऑफ द 13 अमेरिकन कॉलोनीज कन्वीन्ड इन द फिलाडेल्फी। इस जगह के ऊपर क्या हुए हैं, वो इकट्ठे हुए हैं टू फॉर्म द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। दे डिस्कस्ड ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन, प्लान्ड यूनाइटेड कॉलोनियल रिस्पॉन्स टू द कोएर्सिव एक्ट्स। यहाँ पे बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रिस्पॉन्स ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं, जो आपकी क्या है, सप्रेसिव पॉलिसीज हैं, कोएर्सिव एक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारे ग्रीवेंसेस क्या है, हमें कैसे फाइट करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया, सारी चीजें आपका साथ में चल रही है। 1776 में उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। अपॉइंटेड अ 5-मैन कमेटी टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, 5-मैन कमेटी बनी जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम ब्रिटेन से। थॉमस जेफरसन जो है उन्होंने क्या किया था, इस डिक्लेरेशन को राइट किया, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपकी अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो किन्होंने राइट किया, थॉमस जेफरसन ने, विच आउटलाइन द कॉलोनिस्ट जस्टिफिकेशंस फॉर सीकिंग द फ्रीडम। उन्होंने बताया कि हमें आजादी क्यों चाहिए। यूनिफाइंग कॉल टू एक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड। इसको अडॉप्ट किया गया कांग्रेस में जुलाई 4, 1776 में। फॉर्मली डिक्लेयरिंग द अमेरिकन कॉलोनीज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड किया उन्होंने कॉलोनीज को अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशनरी फर्वर थ्रू आउट द 13 कॉलोनीज। पहले ही बोल के चुका हूँ, 13 कॉलोनीज ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, ठीक है, और अपना ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया, रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर चुके थे। अभी अगर हम बात करें, जैसे हमने इवेंट्स के बारे में बात किया, तो ऐसे बहुत सारी इवेंट्स हुई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक दिन में कांग्रेस बना लिया, एक दिन में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, बात खत्म होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लीजिए किस टाइप की आपकी बैटल्स हैं। द रेवोल्यूशनरी वॉर, की बैटल्स एंड टर्निंग पॉइंट्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स यहाँ पे रही, कैसे फ्रेंच जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेरिकन का साथ दिया इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, और फिर जो लीडर्स थे इस रेवोल्यूशन के, उनका क्या स्पेसिफिकली यहाँ पे रोल रहा। तो रेवोल्यूशनरी वॉर वाज अ सीरीज ऑफ पिवटल बैटल्स, ठीक है, डिफाइंड द पाथ टू अमेरिकन इंडिपेंडेंस। लाइक बैटल्स की बात करें तो सरटोगा में आपकी बैटल हुई है, यॉर्कटाउन में आपकी बैटल हुई है, विद द फॉर्मर सिक्योरिंग फ्रेंच सपोर्ट। यहाँ पे सरगोटा बैटल में आपको फ्रेंच पीपल्स ने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, एंड द लेटर रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश सरेंडर। इस बैटल में, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। पहले बैटल्स, ठीक है, फिर आपके लीडर्स अलग से स्टडी करेंगे कि किस लीडर ने क्या रोल यहाँ पे प्ले किया और फ्रेंच का कैसे रोल रहा। सरटोगा में फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स अमेरिकन को सपोर्ट किया। यॉर्कटाउन में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अदर क्रिटिकल बैटल्स की बात करें तो बंकर हिल बैटल है, बैटल ऑफ ट्रेंटन है, डेमोन्स्ट्रेटेड द टेनेसिटी एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी। जो आपका कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी थी, वहां पे जैसे उन्होंने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया या कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, तो उन्होंने कुछ सिस्टम भी बनाया फाइट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वो क्या है, आपकी कॉन्टिनेंटल आर्मी है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द जॉर्ज वॉशिंगटन। तो आपको यहाँ पे एक लीडर का नाम क्लियर हो चुका है कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल आर्मी थी, जो आपका ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी है, उसके आपके लीडर कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। थॉमस जेफरसन का क्या रोल है, क्लियर है आपको। जॉर्ज वॉशिंगटन का क्या रोल है अमेरिकन रेवोल्यूशन में, आपको क्लियर होगा। यहाँ से एक बार दोबारा लीडर्स का रोल हम देख लेते हैं। आपको ऐसा कोई भी बैटल डिटेल में ऐसे पूछी नहीं जाएगी। आंसर्स, क्वेश्चंस की बात करें, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है बता दिया गया आपको। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जा सकता है, वो आपका कॉजेस, इवेंट्स, आपको पहले आउटकम्स पता होने चाहिए, फिर जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या पूछना चाह रहा है। हो सकता है दो रेवोल्यूशंस को कंबाइन करके कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो सिर्फ आपका वे होगा, आंसर राइटिंग का कोई ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ कोई अलग से पढ़ाने वाली बात होती है। द रोल ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन एंड अदर रेवोल्यूशनरी लीडर्स, आपको लीडर्स का रोल पता होना चाहिए, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।
जॉर्ज वॉशिंगटन पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल आर्मी को हेड करने वाले थे एज द कमांडिंग जनरल ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी। वॉशिंगटन लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक एक्यूमन वर इंस्ट्रूमेंटल इन सिक्योरिंग द विक्ट्री, ठीक है, उनका स्ट्रेटेजिक एक्यूमन था, लीडरशिप थी। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू इंस्पायर हिज ट्रूप्स वर क्रिटिकल फैक्टर्स इन द वॉर एफर्ट, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने ट्रूप्स को क्या करते थे, क्रिटिकली फैक्टर प्ले करते थे इंस्पायर करने में, ठीक है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं लीडरशिप क्वालिटीज उन्होंने दिखाई। उसके बाद आपका थॉमस जेफरसन, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। इन्होंने क्या किया है, जो आपका कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी है वहाँ पे आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हो उसको राइट करने में इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिंसिपल ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जेफरसन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन आर्टिकुलेटिंग द आइडियाज, जस्टिफिकेशंस फॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन, एलिक्वेंट प्रोज, विजनरी लीडरशिप, हेल्प यूनाइट द कॉलोनीज इन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। कॉलोनीज को यूनाइट करने के लिए इन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो आपका क्या है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें रखे गए कि जिसके ऊपर आपकी क्या हो ही नहीं सकती। लाइक अगर इंडिया में बात करें, हम इतना बड़ा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमने फाइट किया तो हमारे प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। मुस्लिम लीग का अलग इशू था, नेशनल कांग्रेस का अलग इशू था, फिर मॉडरेट्स की बात आती है, फिर आपकी एक्सट्रीमिस्ट्स की बात आती है। तो हम कभी कभी ऐसा फील किया कि हम यूनाइट नहीं हो पा रहे, लेकिन इन्होंने अपनी राइटिंग में कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसा आपको विजन दिया गया फ्यूचर की, आपकी सभी के सभी जो आपकी 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उन्होंने यूनाइट किया और फैसला लिया कि हाँ जी हमको क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट का कंबाइंड फाइट करनी चाहिए। फिर आता है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, इंपॉर्टेंट है ये। फ्रैंकलिन्स डिप्लोमेटिक स्किल्स प्रूव्ड इनवैल्यूएबल इन सिक्योरिंग द क्रिटिकल फ्रेंच सपोर्ट। अभी हमने पहले बात की जो आपकी सरटोगा बैटल है वहां पे फ्रेंच का इनको सपोर्ट मिला, तो फ्रेंच सपोर्ट गार्नर करने में इंपॉर्टेंट रोल इनका था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। हिज रोल एज अ फाउंडिंग फादर एंड हिज कंट्रीब्यूशंस एज अ साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड ऑथर आल्सो मेड हिम हाईली रिस्पेक्टेड इन्फ्लुएंशियल फिगर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी एरा। इसके अलावा ये साइंटिफिक टेम्पर के पर्सन थे, ठीक है, इनके रोल काफ़ी रहे साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, तो अमेरिकन इनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, ठीक है। उसके बाद है आपका जॉन एडम, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ लीडिंग एडवोकेट फॉर इंडिपेंडेंस एंड अ स्किल्ड नेगोशिएटर, प्लेड क्रिटिकल रोल इन द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। सर्व्ड एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स थे, जिन्होंने क्या किया, आपका यूनाइटेड स्टेट्स के विजन को क्या किया, डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कह सकते हो या शेप कह सकते हो, किया। जॉर्ज वाशिंगटन, एडम स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट एंड द ट्रीटी ऑफ अलायंस। हमने पढ़ा कि बैटल ऑफ सरटोगा में आपका क्या हुआ था, अमेरिकन को फ्रेंच की सपोर्ट मिली, ठीक है, तो उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ अलायंस। उसी के थ्रू फ्रेंच ने क्या बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ अलायंस किनके बीच में हुई थी, फ्रेंच एंड आपका अमेरिकन। फ्रेंच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अमेरिकन रेवोल्यूशन, प्रोवाइडिंग दी फाइनेंशियल, क्या सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस देंगे आपको, मिलिट्री प्रोवाइड करवाएंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ अलायंस साइंड इन 1778, कब साइन की गई, 1778 में। फॉर्मलाइज द अलायंस बिटवीन फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द वॉर। फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड द ब्लॉकेड ऑफ द ब्रिटिश नेवल फोर्सेज। फ्रेंच क्या करते थे, आपको अगर आप मैप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इनकी पोजीशंस क्या है। तो ब्रिटिश की जो नेवल फोर्सेज हैं, फ्रेंच ने उनको ब्लॉक किया। जब अमेरिकन कॉलोनीज ने आपका क्या किया था, रेवोल्यूशन या रिबेलियन डिक्लेयर की थी, तो ब्रिटिश फोर्सेज आपकी वहां पे पहुंच नहीं सकी क्योंकि फ्रेंच ने उनको ब्लॉक किया था। वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिक्योरिंग द अमेरिकन विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश। द अलायंस वॉज स्ट्रेटेजिक मूव बाय द फ्रेंच टू वीकन देयर लॉन्ग टाइम राइवल ग्रेट ब्रिटेन। फ्रेंच ने क्यों उनको सपोर्ट किया, क्योंकि फ्रेंच खुद ही आपका क्या था, ब्रिटेन से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी कॉलोनीज की डिमांड कर रहे थे अदर एरियाज में। तो दोनों के बीच में क्या हो रही थी, एक लॉन्ग वॉर चल रही थी, जिसको हमने फर्स्ट पॉइंट में ही कवर कर लिया था, जो आपका 7 ईयर वॉर चल रहा था। उसके बाद अमेरिकन्स ने आपका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, हमने पढ़ लिया। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में शेप किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन जो स्टार्टिंग हुई, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। उन्होंने भी स्टार्टिंग एक वीक कॉन्स्टिट्यूशन से की थी, फिर उसको क्या किया, चेंज किया।
द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, फिर उनकी एक न्यू गवर्नमेंट, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये आपकी क्या है आउटकम है, जब आप किसी भी रेवोल्यूशन को पढ़ोगे उसका कोई आउटकम जो होएगा वो आपका अमेरिकन के केस में ये आपका आउटकम है। आफ्टर वीकनेस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपका ये बना था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, डायरेक्टली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग वो नहीं बना था। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वाज कन्वीन्ड इन 1787, जो पहले आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बनी थी वो वीक थी। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 1787 में फिर ये क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए एक जगह के ऊपर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आपको ये ईयर याद रहना चाहिए। दिस रिजल्टेड इन ड्राफ्टिंग द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच लेड आउट एज अ स्ट्रॉन्गर फेडरल गवर्नमेंट विद 3 ब्रांचेस। फेडरल गवर्नमेंट बना, स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट्स एंड आपका दोनों के बीच में पावर को डिवाइड किया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल लिम्स बनाए गए। यहाँ पे क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई, ठीक है, चेक एंड बैलेंस के लिए। कंपेयर टू आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, जो आपका पहले एक वीक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अगर हम बात करें जो आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन गेव फेडरल गवर्नमेंट मोर पावर टू टैक्स, रेगुलेट कॉमर्स एंड मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यहाँ पे बात हो चुकी है, प्रिवेंट एनी वन ब्रांच बिकमिंग द टू पावरफुल। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि क्या क्या उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा अपने लिए। वंस रेटिफाइड बाय द स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन वेंट इनटू इफेक्ट 1789, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट की बात करें, कब वो इफेक्ट में आया, तो 1789 में आया। जॉर्ज वाशिंगटन इनके क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, पता होना चाहिए, सेकंड हमने एडम्स में जॉन एडम पढ़ा ही था। दिस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी एरा टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू अमेरिकन स्टेबल गवर्नमेंट, जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को जब आप सम अप करोगे तो आप पॉइंट वाइज बना सकते हो, ठीक है, वन लाइनर में भी आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें तो अभी डेमोक्रेसी है, पहले मोनार्की रूल करती थी, पहले कोई सिस्टम नहीं था चेक एंड बैलेंस के लिए, अब क्या है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस के सिस्टम है। यहाँ पे आप कितनी भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जो चेंजेस आपको लग रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सोशल अपहेवल, अब अगर मान लो पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिले हैं, वो खुद पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सोसाइटीज में जो आपके लोग रहते हैं उनकी क्या होएगी, अपलिफ्टमेंट होएगी, इंपावर होंगे। आपके मार्जिनलाइज सेक्शंस, वुमेन्स की बात करते हैं, स्लेव्स की बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा राइट्स उनको मिले हैं। वोटिंग राइट्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स जब मिलेंगे तभी आपका क्या होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। उसके बाद क्या है, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या हुआ, जब आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, उसने आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी क्या किया है, इम्पैक्ट किया, वहां से आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन से प्रभावित है, एज अ आउटकम वो आपका जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर आती है तो आपको पता है कि जब आपकी वॉर्स होती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का लॉस आपका एज अ ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया, ठीक है। जो आपका पहले एग्रीकल्चर था इकोनॉमी वहाँ पे, उसको अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दे, जो पहले ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। तो ये चेंजेस आपको उसके वहाँ पे देखने को मिलते हैं एज आ आउटकम। उसके बाद लास्टिंग लेगेसी की बात करें तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसी वजह से क्या बना फिर बाद में, एज आ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल पावर निकल के वर्ल्ड में आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई है, ठीक है। वहाँ पे आइडियाज़ की बात करें, सोशल अपलिफ्टमेंट में तो इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये आपके क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन के कुछ आउटकम्स हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है सच कुछ डीप में और करना नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। फिर भी इस टॉपिक में अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपने कुछ मेंस का आंसर किया या देखा, कुछ अलग चीज़ पूछी गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।